हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट जरूर देखें। पार्ट 38। मधु के हाथ में एक फाइल थी जो वो घर से लेकर आई थी। बाहर जाकर वो सीधा डॉक्टर के केबिन के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मधु ने आधा दरवाज़ा खोलते हुए कहा। और डॉक्टर जो एक प्रेग्नेंट लड़की का चेकअप कर रही थी वो आधे खुले हुए दरवाजे को देखकर मधु को अंदर आने को बोलती है। रोशनी केबिन के अंदर आते हुए मधु पर गुस्सा होते हुए बोली, थोड़ी तो सब्र कर ले, मुझे अकेला छोड़कर भागती जा रही हो। थोड़ा धीरे बोलो वरना हमें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, मधु ने कहा। मधु और रोशनी अंदर आकर वहीं चेयर पर बैठ गई और डॉक्टर के फ्री होने का इंतजार करने लगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद डॉक्टर और एक लड़की चेकअप करने के बाद डॉक्टर उस लड़की को कहने लगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दोनों बेबी बिल्कुल ठीक हैं। मधु यह सुनकर उठ खड़ी हुई और डॉक्टर की नज़र मधु पर पड़ी तो मधु को उसने बैठने का इशारा किया और मधु वो प्रेग्नेंट लड़की को देखकर मुस्कुरा उठी। उस लड़की का पेट काफ़ी उभर आया था, जिसे ये पता लगाया जा सकता था कि वो 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। और मधु के मन में ख्याल आया कि वो भी प्रेग्नेंट हो और उसके भी 2 जुड़वा बच्चे उसके पेट में होंगे तो वो कैसी दिखेगी। इतना सोचकर मधु अपना पेट सहलाने लगी और डॉक्टर जो अपनी चेयर पर आकर बैठ चुकी थी मधु को अकेले मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगी, मिस। मधु डॉक्टर की तेज आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे अपनी हरकत पर शर्म आने लगी और चेयर पर बैठते हुए मन में कहने लगी, हे भगवान, मैं कैसे कैसे ख्याल अपने दिमाग में बना रही हूँ। रोशनी वहाँ चेयर पर बैठकर चुपचाप अपने फ़ोन में बिजी हो गई थी। डॉक्टर ने मधु की तरफ देखकर बोली, कहिए आपको क्या काम था? डॉक्टर ने कहा। मधु ने फाइल डॉक्टर की तरफ बढ़ाकर बोली, क्या आप मुझे ये दोनों फाइल चेक करके बता सकती हैं कि कौन सी फाइल रियल है? डॉक्टर ने फाइल लेकर सोचने लगी और कम से कम 15 मिनट तक वो बस 2 फाइल ध्यान से देखने लगी और मधु की बेचैनी हर मिनट के बाद बढ़ती जा रही थी कि तभी उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी, हाँ ये केस मैंने ही हैंडल की थी। डॉक्टर इतना बोलकर दोनों फाइल टेबल पर रख दी है और अपनी चेयर पर टेका लेकर बैठ गई। मधु क्यूरियस होकर पूछती है, तो प्लीज़ आप बता सकती हैं कि इनमें से कौन सी फाइल रियल है? हम वैसे तो किसी को भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारे पास ये दोनों फाइल है तो तुम छाया की फैमिली से होगी, राइट? मधु यह सुनकर उसका चेहरा फीका पड़ गया और उसने भरी हुई आवाज़ में कहने लगी, हाँ। अगर मधु को सही बात जाननी नहीं होती तो वो कभी झूठ नहीं बोलती, पर उसे सच जानना था इसलिए उसने झूठ बोलना सही समझा। ओके, तो तुम छाया की क्या लगती हो? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। मधु ये बात सुनकर थोड़ी देर खामोश हो गई और हिचकिचाते हुए बोलने लगी, मेरी बड़ी बहन थी। मधु को झूठ पर झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था और उसका दिल हर झूठ बोलने पर भारीपन महसूस होने लगा था, लेकिन उसके पास अभी झूठ बोलने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था सच जानने के लिए। डॉक्टर, बहन थी मतलब उसकी डिलीवरी के टाइम डेथ हो गई थी, तो हमें जानना है कि क्या ये 7th मंथ की प्रेगनेंसी की वजह से हुआ था? यह बात रोशनी ने बिना झिझकते हुए बोली और मधु रोशनी के बोलने पर उसे देखने लगी। डॉक्टर ये सुनकर सीधे बैठकर बोली, ओ मैंने जैसा कहा था वही हुआ। मधु जो रोशनी के झूठ बोलने पर उसे घूरे जा रही थी वो डॉक्टर की बात सुनकर डॉक्टर की तरफ देखने लगी और अपनी आंखें बड़ी करके पूछने लगी, आपके कहने का मतलब क्या है? मधु ने जल्दबाजी में बोली थी, छाया पहले से कमज़ोर थी इसलिए मैंने उसे अबॉर्शन कराने की सलाह भी दी थी, लेकिन वो नहीं मानी और उसके हस्बैंड ने भी उसे कहा था तुम्हें अबॉर्शन करा लेना चाहिए, पर छाया की जिद के आगे उसके हस्बैंड को झुकना पड़ा। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का रिएक्ट करे। उसने ज़्यादा कुछ इस बारे में पूछा नहीं और मेन पॉइंट पे आते हुए कुछ कहने वाली थी कि रोशनी का फ़ोन बजने लगा और रोशनी बाहर की तरफ चली गई। ओके, तो मैम उसके 7th मंथ की प्रेगनेंसी के बारे में आप मुझे कुछ बता सकती हैं? डॉक्टर ये सुनकर थोड़ी देर रुक गई और उसने कहना शुरू किया, 7 महीने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेक है,
ये सुनकर मधु नॉर्मल थी क्योंकि उसे तो पहले से पता था कि कुछ ऐसा ही होगा और 2 रिपोर्ट में से एक तो रिपोर्ट फेक होनी थी। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्यों ये फेक रिपोर्ट बनाई थी? मधु बोली। डॉक्टर को सोचते हुए, ठीक है, अगर तुम्हें जानना है तो मैं सारी बातें शुरू से बताती हूँ। छाया जिस वक्त प्रेग्नेंट हुई थी तब 3 महीने हो चुके थे प्रेगनेंसी कंसीव किए और उसके साथ उसका हस्बैंड भी आया हुआ था और मैंने उसके सारे रिपोर्ट चेक किए थे और उसके सारे टेस्ट कराने के बाद वो 4 दिन बाद आई थी और मैंने उसे एबॉर्शन कराने की सलाह दी थी, लेकिन उसने उस वक्त साफ साफ मना कर दी थी। वो बात खत्म होते ही छाया अकेली अगले 28 दिन में फिर से मेरे पास आई थी। उस दिन छाया डॉक्टर के पास आई हुई थी और छाया ने डॉक्टर को झूठा रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। उस वक्त डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दी थी झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन छाया ने जो कहा डॉक्टर को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। असल में छाया ने डॉक्टर से बोली थी कि मेरे प्रेगनेंसी के बारे में सबको ये नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने उसकी वजह पूछी तो छाया ने कहा, असल में मेरी शादी 4 महीने पहले सीक्रेट तरीके से हो चुकी है, लेकिन हमारी इस सीक्रेट शादी के बारे में हमारी फैमिली को नहीं पता था और हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हमारी फैमिली ने थोड़े दिन पहले ही करवाई है। डॉक्टर खामोशी से छाया की बात सुन रही थी और छाया ने फिर से कहना शुरू किया, और हम दोनों नहीं चाहते कि ये बात हमारी फैमिली को पता चले और हमें गलत समझे, इसलिए हम चाहते हैं कि 7 मंथ की झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाएं और जब हमारा बेबी दुनिया में आएगा तब हम हमारी फैमिली से ये झूठ बोल देंगे कि हमारा बेबी 7वें महीने में जन्म हुआ है। और मुझे छाया की सारी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी झूठी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी। मधु का ये सब सुनकर उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था और वो अपने दिमाग से सारे ख्याल बनाने लगी। कहीं छाया और मोहित के बीच वो सब कुछ शादी से पहले तो नहीं हुआ ना? वो जितना सोच रही थी उतना दर्द उसके दिल में हो रहा था, जिसकी सीमा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये सब सोचकर वो अपना दिमाग खराब कर ही रही थी कि फिर से डॉक्टर ने कहना शुरू किया, और कुछ पूछना चाहेंगी आप? और मधु अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने मन में सोच ली कि उसे अगला सवाल क्या करना है, और उसने कहना शुरू किया, उसके साथ जो शख्स आए थे वो दिखने में कैसे थे? मधु ने ये सवाल इसलिए पूछी थी क्योंकि उसे थोड़ा शक हो रहा था, क्योंकि अगर मोहित और छाया की शादी से पहले वो सब हो चुकी थी तो वो अपनी फैमिली को बता सकते थे, ना कि इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए एक स्पेशली कोई रिपोर्ट तो नहीं बनाता ना। वो शख्स काफ़ी लंबा चौड़ा था और गोरा और भूरी आंखें वाला था। डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर मधु का चेहरा उदास हो गया और वो चेयर से उठते हुए बोली, थैंक यू मैम, आपने मेरी हेल्प की। डॉक्टर मुस्कुरा उठी और मधु ने दोनों फाइल समेटी और वहाँ से जाने लगी। उसका दिल इस वक्त ऐसे टूट रहा था जैसे कि कोई अंदर से उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। हालांकि उसे मोहित की बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारी बातें उसके दिल को चोट पहुंचा रही थी। आखिर वो मोहित से प्यार करती थी। मधु दरवाजे तक आई थी कि वो कुछ सोचते हुए रुक गई। क्या मेरे दिमाग में जो चल रहा है, एक बार मेरे दिमाग का शक तो दूर कर लूँ? इतना सोचकर मधु फिर से डॉक्टर के पास आई। क्या आप उस शख्स की फ़ोटो देखकर पहचान सकती हैं कि वो छाया का हस्बैंड था या नहीं? डॉक्टर ने मधु को फ़ोटो दिखाने के लिए कहा। मधु जल्दी से चेयर पर बैठी और अपना फ़ोन बैग से निकालकर मोहित का फ़ोटो डॉक्टर को दिखाने लगी। डॉक्टर ने मधु का फ़ोन अपने हाथ में लिया और ध्यान से फ़ोटो चेक करने लगी और डॉक्टर कहने लगी, नहीं मिस। ये सुनकर मधु डॉक्टर को एकटक देखने लगी और डॉक्टर ने कहना शुरू की, ये शख्स थोड़ा छाया के हस्बैंड जैसा लग रहा है, लेकिन वो ये नहीं है। मोहित की फ़ोटो को गौर से देखते हुए कहा और डॉक्टर नाम याद करने की कोशिश करते हुए कहने लगी, मुझे शायद उसका नाम आरो था। ये सुनकर तो मधु अपने चेयर से उठ खड़ी हुई और चौंकते हुए कहने लगी, नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने आपसे कहा ना कि शायद ये नाम है, क्योंकि मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं होती थी और छाया एक बार इनके साथ आई थी
तब मैंने छाया के मुंह से शायद यही नाम सुना था। ओके, क्या आप मुझे मेरा फ़ोन दे सकती हैं? मधु ने अपना फ़ोन ली और औरा का फ़ोटो अपने फ़ोन में निकालते हुए डॉक्टर से बोली, क्या ये छाया के साथ आए थे? डॉक्टर ने औरों की फ़ोटो एक बार देखकर ही पहचान गई कि यही इंसान छाया के साथ आया था और वो मधु की तरफ देखकर कहने लगी, यस मिस, ये वही है जो छाया के साथ आए थे। मधु को इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि औरो भैया और छाया का क्या रिश्ता हो सकता है, जबकि औरो भैया की शादी तो अंशिका से हो चुकी है और खुशी किसकी बच्ची है? क्या वह सच में मोहित की बच्ची है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? असल में छाया और औरो एक दूसरे से प्यार करते थे। बात तब तक ठीक थी जब तक दोनों मुंबई में थे, लेकिन एक दिन औरो को उसके पापा का फ़ोन आया जिससे औरो भोपाल आ गया अपने पापा का बिजनेस संभालने के लिए। और इस बीच छाया और औरों की फ़ोन पर बातें होती रहती थी और छाया कभी कभी औरों से मिलने आ जाया करती थी। औरों और छाया के रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। दोनों का एक सीक्रेट रिश्ता था, लेकिन वो बार बार मुंबई से भोपाल नहीं आ जा सकती थी। अब छाया औरों के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए वो फिर से उस जगह रहने के लिए आई जो वो बहुत पहले छोड़ चुकी थी। और जब वो भोपाल रहने के लिए आई थी तो औरों ने उसे एक फ्लैट खरीद दिया था उसके रहने के लिए। और जब औरों फ्री रहता था तो वो छाया के साथ अपना वक्त गुजारा करता था और दोनों ने फैसला भी ले लिया था कि एक सही टाइम आने पर शादी कर लेंगे। पर कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो नहीं होता है। और एक वक्त आया जब औरों उसके पास आया और उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर छाया बौखला सी गई और औरों ने छाया से कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि वो उस वक्त छाया से बेहद प्यार करता था। उस वक्त औरों ने छाया से भी कहा था कि मोहित के कृति से शादी ना करने से मेरे पापा ने कहा कि मुझे कृति से शादी करनी होगी, लेकिन कृति ने मुझसे शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, जिससे मुझे उसकी बड़ी बहन अंशिका से शादी करनी पड़ी। ये सुनकर तो छाया का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर था, लेकिन औरों करता भी क्या, अपने पापा की बात उसे न चाहते हुए भी अपना प्यार छोड़कर अंशिका से मजबूरन शादी करनी पड़ी। आखिर उस वक्त उसके पापा की इज्जत का सवाल था। हालांकि ये बात औरों ने अंशिका से भी कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। मधु हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। वो बस अपने ख्यालों में कहीं गुम थी। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। बस वो अपने धुन में कब पार्किंग एरिया में पहुंच गई उसे अंदाजा नहीं रहा और एक कार तेजी से पार्किंग एरिया में आ रही थी और मधु बीच रास्ते में चल रही थी। जैसे ही वो कार मधु से 4 इंच की दूरी पर होगी, वैसे ही रोशनी ने सही टाइम पर मधु को साइड की तरफ खींचा। मधु डर गई और अपने होश में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मधु, होश में तो हूँ, अगर मैंने तुम्हें देखा नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता, रोशनी ने चिल्लाकर कहा। मधु घबरा गई थी कुछ पल के लिए और अपनी दबी हुई आवाज़ में कहने लगी, थैंक यू। उसने इतना कहा और कार की तरफ बढ़ गई। रोशनी भी मधु के पीछे जाने लगी। मधु, क्या तुम ठीक हो? मधु, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मधु ने चलना जारी रखकर बोली। मधु के दिमाग में रह रहकर बस यही ख्याल आ रहा था कि औरो भैया को बार बार वो डॉक्टर क्यों छाया का हस्बैंड बता रही थी और औरो भैया का क्या रिश्ता था छाया से। मधु के दिमाग में बस यही ख्याल घूम रहे थे। इतना सब सोचकर वो कब अपनी कार के पास आ पहुंची उसे पता ही नहीं चला। रात हो गई थी, तकरीबन रात के 8 बज गए थे। मधु और रोशनी कार में बैठ गए। मधु ने पहले तो रोशनी को ड्रॉप किया और अकेली कार में बैठी हुई थी। मधु ने गाड़ी में उसने ये सोच लिया कि कल सुबह ही वो औरो भैया से बात करेगी और सच क्या है उसका पता लगा के रहेगी। उसके बाद मधु को मोहित का ख्याल आने लगा। मोहित को क्या हुआ है, मुझसे 1 हफ्ते से बात नहीं की। इतना सोचकर उसने अपना फ़ोन निकाला और मोहित को फ़ोन किया। इस बार मोहित ने फ़ोन रिसीव किया। मोहित को मधु के ड्राइवर ने पहले ही बता दिया था कि मधु हॉस्पिटल आई हुई है और मोहित को इस हफ्ते मधु कहाँ कहाँ गई थी उसे सारी डिटेल्स मिल रही थी। लेकिन मोहित का ये सुनना कि मधु हॉस्पिटल गई है, उसके दिल को ये बात बेचैन कर गई
और वो अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने घर आ गया था मधु को देखने के लिए कि वो सही सलामत है या नहीं। और मधु को अपने कमरे में न पाकर उसने मधु को फ़ोन करने के लिए हाथ में लिया था कि मधु का फ़ोन आया। हेलो, मोहित की ठंडी आवाज़ मधु को सुनाई दी, जिसे सुनकर मधु कुछ पल के लिए खामोश रही। और वो मोहित की आवाज़ सुनकर समझ चुकी थी कि मोहित उदास है। और मधु अपनी शांत आवाज़ में कहने लगी, क्या आप ठीक हैं? मोहित, जो शावर लेने के बाद बालकनी में खड़ा था और सर्द ठंडी हवा अपने शरीर पर महसूस कर रहा था, मधु की शांत आवाज़ सुनकर उसके दिल को सुकून मिल गया था, जो चैन उसका 2 हफ्ते से कहीं गायब हो गया था। मधु की आवाज़ सुनकर दिल और दिमाग दोनों ठंडे हो गए थे। मोहित ने मधु की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? मधु ये सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गई और सोचने लगी कि क्या मुझे जो पता चला है वो मोहित को बता दूं। लेकिन मधु ने अभी इस वक्त मोहित को कुछ कहना सही नहीं समझ रही थी। आखिर सच तो वो भी नहीं जानती थी और झूठ का सहारा लेकर कहने लगी, मैं अपने भाई के घर थी। इतना सुनकर मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो जानता था कि मधु झूठ बोल रही है, पर उसने कुछ कहा नहीं। जल्द घर आने के लिए बोलकर और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मधु का इंतज़ार करने लगा। मधु को घर पहुंचने में कम से कम रात के 10 बज चुके थे। वो घर आई और सीधे घर में जाने लगी, लेकिन कुछ पल के लिए वो रुक गई, क्योंकि उसके हाथ में छाया की रिपोर्ट थी और वो मोहित के सामने तो नहीं ले जा सकती थी। इसलिए उसने फाइल में से सारे पेपर्स लिए और अपने बैग में रखे और फाइल डस्टबिन में डालकर घर में गई। मोहित मधु का इंतजार कब से कर रहा था। उसने जब से सुना था कि मधु हॉस्पिटल गई हुई है, तब से वो बेचैन था और अपनी नज़र दरवाजे पर गड़ाए हुए था कि तभी मधु घर के अंदर अपने धीरे धीरे कदम भरती हुई आई। मोहित, जो सोफे पर बैठा था, वो मधु को देखकर उठ गया और अपनी सूखी हुई आंखों से देखने लगा। मधु को सही सलामत देखकर उसके दिल को ठंडक हो गई और उसने एक राहत की सांस भरी। मधु मोहित को सामने देखकर वो मोहित के पास जाकर खड़ी हो गई। मधु मोहित को गौर से देख रही थी। मोहित का सफ़ेद चेहरा फीका लग रहा था। उसकी भूरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल निकल आए थे, जिसे देखकर मधु ये जान गई थी कि मोहित कुछ दिनों से नींद नहीं ले पा रहा है। और उसने अपनी पलकें झपकाकर कहने लगी, सॉरी, वो मुझे आने में देर हो गई। मधु ने 2 हफ्ते से मोहित को नहीं देखी थी, जिसे देखकर वो अच्छा फील करे या बुरा, उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मोहित की हालत देखकर वो बेचैन हो गई थी कि क्या मोहित को कुछ हुआ है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई और मोहित ने कहना शुरू किया, तुमने डिनर किया क्या? मधु ने डिनर तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो मोहित के सामने अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है। और मोहित मधु से पूछना चाहता था कि क्यों तुम हॉस्पिटल गई थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। और वो एक गहरी सांस भरकर कहने लगा, तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मधु मोहित को देखकर समझ गई थी कि मोहित को कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वो ज़्यादा बात ना करते हुए कमरे में गई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मोहित मधु के कमरे में जाने के बाद उसका चेहरा उदासी से भर गया और उसके चेहरे पर दर्द दिखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने उभरे हुए एहसास को दबा दिया और सारे ख्यालों को हटाकर वो एक फैसला लेने के लिए खुद को तैयार करने लगा, मानो वो खुद को तैयार कर रहा हो। मोहित जब कमरे में आया तब तक मधु फ्रेश हो गई थी और अपने हेयर ड्रायर से सुखा रही थी और मिरर में मोहित को देखकर पीछे मुड़कर देखने लगी। मोहित मधु के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसके दिल में उभरे हुए एहसास जो मधु के लिए उसने दबा रखे थे, वो बाहर आने के लिए तैयार थे और वो मधु को देखकर सॉफ्ट बन गया। वो 2 कदम आगे चलकर मधु के पास जाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने कदम रोक लिए। वो अपने हालातों के आगे मजबूर था और उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी। वो करता भी क्या, उसने जो फैसला लिया था, शायद वो उस फैसले से पीछे हटना नहीं चाहता था और अपनी नज़रें मधु से हटाकर कांच की बनी हुई विंडो की तरफ बढ़ गया। बाहर अंधेरों को देखकर उसने सोचा कि उसके जीवन में भी अब अंधेरा छाने वाला है
और यह सोचकर उसके दिल में तेज दर्द की सैरन होने लगी और अगले ही पल उसने अपने जज्बातों को दबा दिया और एक कठोर दिखने वाला बन गया और उसके मुंह से एक दबी हुई और दर्द भरी आवाज़ निकली, मधु। मधु जो मोहित के इस तरह खिड़की के पास जाने से वो उसके करीब जा रही थी, वो मोहित की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई और कहने लगी, क्या हुआ मोहित? मैंने शुरू से लेकर अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मोहित इतना बोलकर थोड़ी देर खामोश हो गया और फिर से कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं जानता हूँ कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। मधु मोहित की बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि मोहित को क्या हुआ है, क्योंकि मधु को मोहित की बातों से उसकी आवाज़ में दर्द साफ साफ सुनाई दे रहा था। जिसे वो आगे बढ़कर मोहित से कुछ पूछने वाली थी कि तभी उसे मोहित की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। मधु के ये सुनते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि मोहित ने उसे अभी अभी डिवोर्स देने के बारे में बात कही और वो ये सुनकर कांपने लगी थी। उसका धड़कता दिल कुछ पल के लिए थम सा गया। कल हम डिवोर्स लेंगे। मोहित ये बोलते वक्त काफ़ी दर्द में था। उसने ये फैसला किया था और वो इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहता था, लेकिन मोहित को इससे ज़्यादा और कुछ बोला नहीं गया और मधु मोहित के उससे डिवोर्स मांगने से उससे सवाल करना चाहती थी, क्यों आपको मुझसे डिवोर्स लेना है? लेकिन उसके दिल की बात जुबान तक न आ सकी और अपनी जगह बिना हिले डुले खड़ी रही। वो बिना इमोशन के लग रही थी और उसकी खुली आंखों में से आंसू बहकर उसके गाल को गीले कर रहे थे। मोहित मधु को इतना बोलकर बिना मधु की तरफ एक नज़र डाले अपने कमरे से बाहर तेज रफ्तार के साथ निकल गया और मधु वहीं खड़ी रही। अगली सुबह सुबह की धूप खिड़की से होती हुई मधु नीचे फर्श पर सिकुड़ कर सो रही थी। मधु पर पड़ रही थी। मधु अगली रात को रोते रोते कब उसकी आंख लग गई अंदाजा उसे ना रहा। वो पूरी रात रोती रही थी जब तक उसके रोने की आवाज़ सिसकियों में ना तब्दील हो गई और वो नींद के आगोश में आ गई। मधु का चेहरा सूरज की किरण की तरफ था, जिसे वो अपनी आंखों पर अपने हाथ रखकर फिर से सोने की कोशिश करती है। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और उसकी आंखें सूजी हुई थी और नीचे फर्श पर सोने की नाकाम कोशिश करती है और अचानक से उसे रात की बात याद आ गई और वो घबराकर उठ गई। उसका दिमाग सुबह सुबह चलने लगा था और वो ये याद करते ही उठकर खड़ी हो गई। वो और नहीं रोना चाहती थी। उसका चेहरा बिना एक्सप्रेशनलेस का था। उसे देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो उदास है या नहीं और वो उठकर 2 कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए होंगे कि एक सर्वेंट ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। मधु मैम। मधु दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाज़ा खोलकर सामने की तरफ देखने लगी। सर्वेंट मधु को देखकर कहने लगी, रुक्मणी मैम आई हैं और आपको बुला रही हैं। मधु रुक्मणी का नाम सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। मधु रुक्मणी का यहाँ आना उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मोहित ने सबको ये बोल दिया है कि वो मुझसे डिवोर्स लेने वाले हैं। इतना समझकर ही उसका दिल भारीपन से घिर गया। उसने मोहित के साथ रहने के कितने सपने संजोए थे, लेकिन पल भर में मोहित ने उसके सपने तोड़कर रख दिए थे और मधु बेड पर जाकर पीठ के बल लेट गई। क्यों मोहित पहले मेरे लिए इतना सब कुछ किए, उसके बाद मुझे इतना बड़ा दर्द दिया। अगर आपको मुझे दर्द ही देना था तो इतनी सारी खुशियाँ क्यों दी। पहले मेरे लिए डॉक्टर को बुलाना और उसके बाद मेरी विश पूरी करना और पल भर में मेरे सारे ख्वाब तोड़ना। मधु खुद से ही बातें करते करते रोने लगी थी। उसका दिल टूट कर रोना चाहता था और जितना हो सके वो अपना दर्द आंसुओं के सहारे बाहर लाना चाहती थी, लेकिन उसका दर्द कम होने की बजाय पहले की सारी बातें याद करके और बढ़ता जा रहा था। मधु तैयार होकर जब नीचे लिविंग रूम में आई तो वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर मधु को डाइनिंग एरिया की ओर से आवाज़ सुनाई दी और वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। रुक्मणी के हाथ में कॉफ़ी थी और एक हाथ से वो अपने फ़ोन को कान पर लगाए हुए थी। मधु रुक्मणी के पास जाने से पहले खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए
अपने चेहरे पर उदासी के भाव छुपाने की कोशिश करती है। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर और मधु रुक्मणी के पास जाकर खड़ी हुई, नीचे झुककर रुक्मणी के पैर छुए और वहीं सामने वाली चेयर पर बैठ गई। रुक्मणी फोन पर बात करते हुए बोली, नहीं, मैं बस मधु को लेकर आ रही हूँ। रुक्मणी ने फोन कट किया और एक नज़र मधु को देखी। आज मधु ने अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना था, जिसे देखकर रुक्मणी मुस्कुरा उठी और कहने लगी, गुड मॉर्निंग। मधु ने भी रुक्मणी को गुड मॉर्निंग विश की। मधु, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अपने घर जाना है। मधु ये सुनकर कहती है, ओके आंटी। मधु ने रुक्मणी से ये नहीं पूछा कि क्यों हमें घर जाना है, और रुक्मणी मधु को अपनी हाँ में हाँ मिलाते हुए देखकर कहने लगी, तुम पूछोगी नहीं मैं यहाँ से क्यों तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। मधु ये सुनकर जबरदस्ती मुस्कुरा उठी और उसने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई और रुक्मणी ने कहा, तुम और मोहित तो यहाँ रहते हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में हमने ये फैसला किया है कि कोमल की एंगेजमेंट होगी और जल्दी शादी, तो तुम दोनों को तब तक हमारे साथ रहोगे, ठीक है। मधु ये सुनकर क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो रुक्मणी की बात सुनकर इतना तो समझ गई थी कि मोहित ने डिवोर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। मोहित दूसरे वाले कमरे में था और उसे पता चल गया था कि उसकी माँ यहाँ आई हुई है, और वो जब अपने कमरे में गया तो उसे मधु नहीं दिखी, जिसे वो जल्दी से बाहर निकला और बाहर की तरफ देखने लगा। अपनी माँ और मधु को लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए देखकर उसने राहत की सांस भरी और अपने कमरे में चला गया। मधु अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वो रुक्मणी के साथ ऐसे कैसे जा सकती थी बिना मोहित से बात किए। आखिर मोहित ने तो उसे रात को ही आज उससे डिवोर्स लेने की बात कही थी। मधु ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मोहित को देखने लगी। मोहित मिरर के सामने खड़ा था और अपना कोट पहन रहा था, और उसने जब मधु को दरवाजे के पास खड़े देखा तो उसके भाव बदल से गए और मधु मोहित की तरफ बढ़ गई। मोहित मधु को अपनी ओर आते हुए देखकर पीछे की तरफ मुड़ गया, जो मिरर में मधु को देख रहा था। मधु अपने दोनों हाथ आपस में मल रही थी, जिससे उसकी घबराहट का साफ साफ पता चल रहा था। मोहित, मधु के मुंह से सहमी हुई आवाज़ निकली थी, जिसे सुनकर मोहित का दिल पिघलने लगा था, और वो भी अपने 2 कदम आगे की तरफ बढ़ाकर मधु के पास खड़ा हो गया। आंटी आई हुई हैं और मुझे अपने साथ ले जाने को बोल रही हैं। रुक्मणी ने मोहित को पहले ही बोल दिया था, कोमल की शादी जल्द से जल्द करवाई जाएगी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ यहाँ आकर मधु को अपने साथ ले जाने की बात करेंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।